हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं गरिमा का अधिकार और डिजिटल सशक्तिकरण का। मतलब हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि किस तरीके से डिजिटल सशक्तिकरण ने व्यक्ति के गरिमा के अधिकार को व्यापक बनाया है या फिर डिजिटल सशक्तिकरण ने व्यक्ति के गरिमा के अधिकार को कमजोर किया है। ये दोनों चीजों पर हमें चर्चा करनी होगी। तो आइए पहले इसके बारे में हम देखें कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा और इसका क्या क्या फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये विषय प्रवेश, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर गरिमा के अधिकार का संवैधानिक आधार क्या होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर गरिमापूर्ण अधिकार की व्यापकता क्या है, कैसी ये बढ़ा और किस तरीके से इसकी स्थितियां परिवर्तित होती रही। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजिटल सशक्तिकरण द्वारा मानवीय गरिमा में कैसे वृद्धि हुई और कुछ न्यायपालिका के निर्णयों से हम इसकी पुष्टि करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डिजिटल युग में मानवीय गरिमा को कौन कौन से नुकसान पहुंचे हैं। यह चर्चा हमको आज करनी है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानते हैं। सबसे पहले आप देखो, विषय प्रवेश। हम आखिर इस टॉपिक को क्यों कर रहे हैं? तो आज के जमाने में आप देख रहे होंगे कि डिजिटल सशक्तिकरण ने शासन, अभिव्यक्ति और तमाम तरीके की जो हमारी सेवाएं हैं उन तक पहुंच को सरल बनाया है। और ऐसी स्थिति में मानवीय गरिमा को नई ऊंचाइयां मिली हैं। जहां पर डिजिटल सशक्तिकरण का एक पहलू यह है, तो वहीं पर डिजिटल सशक्तिकरण का एक दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू यह है कि डिजिटल सशक्तिकरण ने लोगों के निजी जीवन में निगरानी की स्थिति को बढ़ाया है। डेटा का दुरुपयोग होना, साइबर सुरक्षा, उत्पीड़न, डिजिटल बहिष्करण, ये सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिन्होंने लोगों के गरिमामय अधिकार को चुनौती दी है। अब ऐसी स्थिति में दोनों पहलू हमें देखने को मिलते हैं। एक पहलू तो इस डिजिटल सशक्तिकरण ने डिजिटल सशक्तिकरण एक तरफ इसने मानवीय गरिमा को व्यापक बनाया है, वहीं पर दूसरी तरफ मानवीय गरिमा को क्षति भी पहुंचाई है। अब इस स्थिति का रिजल्ट यह हुआ कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने न्यायिक निर्णयों में इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके काम करना होगा कि मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचने से बचाया जाए और गरिमा को व्यापक बनाया जाए। अर्थात जो भी नियम कानून हमारे होने चाहिए वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही होने चाहिए। अब आप सबसे पहले देख लें कि गरिमा का अधिकार क्या है और भारतीय संविधान में इसके क्या क्या उपबंध हैं। तो सबसे पहले हम गरिमा के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। अधिकार, गरिमा का अधिकार मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर गरिमा के अधिकार को सबसे पहले परिभाषित किया गया और वो केस था मुन वर्सेस इलिनॉइस। ये केस था और ये केस आया था 1877 में, जहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा था कि जीवन का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना मात्र नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।
तो मुन बनाम इल्नियास में डिग्निफाई लाइफ को शामिल किया गया। अब हालांकि इसके बाद से इसको और ज्यादा बदलने का प्रयास करते गए। अमेरिका के संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया। अब बात आती है कि अगर मुन बनाम इल्नियास का केस यह कहता है कि जीवन का अधिकार महज पशुवत जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन का अधिकार है, तो यह गरिमामय जीवन को कैसे परिभाषित किया जाएगा और कौन परिभाषित करेगा? क्योंकि व्यक्ति की गरिमा तो समय और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होती रहेगी। अब उसी के आधार पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्था करी। अब यहां देखिए कि ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, शामिल किए गए। मानव अधिकार सबसे पहले आधुनिक युग में अगर देखा जाए, या ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। अमेरिका ने, यूएसए ने इनको शामिल किया और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी रक्षा करने के लिए जो मूल तत्व है वह है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका के संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, जिसका मतलब यह होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी विधि है, उसकी अंतर्वस्तु को जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अगर संविधान में शब्द यह प्रयोग किया गया है विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो इसका मतलब कि न्यायालय को विधि की अंतर्वस्तु की जांच का अधिकार है, की जांच वो कर सकेगी। अब अंतर्वस्तु की जांच का मतलब यह हुआ कि विधि की न्यायकल्पता, तर्कसंगतता, बोधगम्यता, युक्तियुक्तता, ये सारी परिस्थितियों की जांच करने का अधिकार न्यायालय को होगा। अगर शब्द का प्रयोग किया गया है विधि की सम्यक प्रक्रिया, लेकिन अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर यह शब्द है तो मानव अधिकारों की तार्किकता और उन्हें समय और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का अधिकार न्यायपालिका को मिल गया। न्यायपालिका समय और परिस्थितियों के आधार पर विधियों की जांच करेगा और अगर वो विधियां मानवीय मूल्यों के अनुकूल नहीं है तो उनमें परिवर्तित कर सकेगा। लेकिन भारत ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये अधिकार तो प्राप्त किए, मानव अधिकार तो प्राप्त किए, यहां से लिए भारत, लेकिन भारत ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया और इसके स्थान पर हमने रखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द है ये हमने ग्रहण किया ब्रिटेन से, यूके से। हालांकि इसके बाद जहां जहां संसदीय व्यवस्था थी वहां ये शब्द एक्सेप्ट किए गए। अगर ये शब्द आपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित किया है तो आपको विधि की अंतर्वस्तु के जांच का अधिकार नहीं होगा। मतलब ये विधि की अंतर्वस्तु के जांच का अधिकार नहीं देता है। अब यहां समस्या क्या आ गई कि आपने फंडामेंटल राइट तो ले लिए यहां से, लेकिन ये ले लिया आपने यूके से जहां पर संसदीय व्यवस्था है। अब यहां संसदीय व्यवस्था होने के कारण विधि में संशोधन करने का अधिकार संसद को होगा, विधानमंडल को होगा। अब विधानमंडल ही उसमें परिवर्तन कर सकेगा। इन दोनों स्थितियों में आपने इस शब्द को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया, अनुच्छेद 21 में।
मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को शामिल कर लिया। स्थापित प्रक्रिया, अब इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि न्यायालय विधि की अंतर्वस्तु का जांच नहीं कर पाएंगे और संसद जो विधियां बनाएंगी उन्हीं के आधार पर न्यायालयों को न्याय निर्णय देने का अधिकार होगा। संसद ने बहुत सारी ऐसी विधियां बनाई जो व्यक्ति के मानवीय अधिकारों के अनुकूल थी, तो बहुत सारी ऐसी विधियां भी बनाई जो व्यक्ति के मानवीय गरिमा के अधिकार को तार तार भी करती थी। और ऐसे कई प्रमाण हैं आपके सामने। 1975 से 77 के बीच बिना किसी औपचारिक कानून के महज कार्यकारी आदेशों के माध्यम से दबावपूर्ण प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवाई गई। क्या ये जबरदस्ती नसबंदी करवाना मानवीय गरिमा के अनुकूल था? नहीं। इसके बाद 1975 में 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया और प्रधानमंत्री और स्पीकर के इलेक्शन को प्रोटेक्ट कर लिया गया कि वो न्यायपालिका की जांच के दायरे से बाहर रहेगा। और मजेदार बात देखिए, अब इलेक्शन, लोकतंत्र में इलेक्शन तो मानवीय गरिमा का प्रश्न होता है ना। और आगे अगर चलें तो हैबियस कॉर्पस का मामला, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपात के दौरान व्यक्तियों को जीवन का अधिकार नहीं रहेगा। और ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कार्यपालिका से ऐसा आदेश था। जबकि 1976 में इस निर्णय से पहले 9 बड़े हाईकोर्ट्स ने यह डिसीजन दिया था कि आपात के दौरान व्यक्ति को जीवन का अधिकार रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद को सर्वोच्च बना दिया और न्यायपालिका को, न्यायालय को इसके अधीन कर दिया। और यह स्थिति न्यायालय ने खुद भी एक्सेप्ट कर ली, न्यायालय ने एक्सेप्ट कर ली। अब यहां देखिए आप, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को न्यायालय 1950 में ही गोपालन के केस में, यहां पर गोपालन का केस आया, गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ मद्रास राज्य का केस, जिसमें केस में कहा गया कि संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और वंचित करने के लिए विधि मान्य विधि का होना आवश्यक है। हालांकि यह मामला के आधार पर बहुत सारे दुरुपयोग जो मैंने आपको बताए, जो 1950 से लेकर के और 1978 तक चलते रहे, लब्बो लुबाब यह निकला कि इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसका आशय यह हुआ कि 1950 से लेकर के और 1978 तक संसद शक्तिशाली रही और न्यायपालिका अपंग और अपाहिज की स्थिति में रहा। लेकिन 1978 में एक केस आया मेनका गांधी का। अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें मानव अधिकारों की रक्षा करनी है तो कुछ ताकत चाहिए होगी।
और वो ताकत हमें तभी मिल पाएगी जब हम अनुच्छेद 21 में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को बदल दें। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द तो संविधान में उल्लिखित है और संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। तो न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 हमें यह ताकत देता है कि हम संविधान में उल्लिखित चीजों को एग्जामिन कर सकते हैं, उनका अर्थान्वयन कर सकते हैं, और उसी ताकत का प्रयोग करके इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द है, इस शब्द का पुनर्अर्थ किया, पुनर्अर्थ निकाला और यह कर दिया विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया जो शब्द कहां से लिया गया है, ये तो यूके का है और ये शब्द है यूएसए का। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का अर्थ है कि न्यायालय को विधि की तर्क संगतता, न्यायकल्पता, बोधगम्यता, मतलब स्पिरिट पार्ट ऑफ द लॉ को एग्जामिन करने का अधिकार है। अब न्यायपालिका ने विधि की अंतर्वस्तु के जांच करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब ये जांच अगर न्यायालय करेगा तो अगर कहीं पर उल्लंघन होगा तो न्यायालय उसको ठीक करेगा। अब न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया मेनका गांधी के केस के बाद। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो एक केस आया फ्रांसिस कॉरेली का 1981 में। 1981 में केस था फ्रांसिस कॉरेली। कॉरेली का केस, फ्रांसिस कॉरेली वर्सेस यूनियन ऑफ दिल्ली टेरिटोरी, जिसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल कर लिया गया, जो मुन बनाम इलिनॉइस के केस में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इस केस में यह कहा गया कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में लिखा है। अब मानवीय गरिमा को यहां शामिल किया गया, गरिमा को। अब इसका अर्थान्वित भी किया गया कि मानवीय गरिमा का अर्थ है पर्याप्त पोषण, वस्त्र, सिर के ऊपर आश्रय, मतलब सामान्य भाषा में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान, प्लस रीडिंग, राइटिंग और अपने आप को विविध रूपों में प्रस्तुत करने का अधिकार। ये सब मानवीय गरिमा के दायरे में आ गए। मतलब फ्रांसिस कॉरेली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय गरिमा को डिफाइन करने का काम किया। अब इतना व्यापक होता चला गया कि आगे चल करके वर्ष 2002 में एक केस आया नरेंद्रजीत सिंह का। नरेंद्रजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 21 एक अवशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात जो स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकी हैं, वो सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त हैं। तो देखिए आप, धीरे धीरे जहां 1950 में गोपालन के केस में बहुत संकीर्ण था क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया था, वहीं 1978 में बढ़ गया, 1981 में और बढ़ा, और नरेंद्रजीत सिंह के केस में तो ये एक प्रकार का अवशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार बन गया। अब अगर और आगे हम चलें, इसी चीज को अगर हम और आगे की स्थिति को देखें तो देखिए वर्ष 2000 तक अब गरिमा के अधिकार को व्यापक बनाया जाता है। कैसे? जो अभी तक आपको प्राप्त किया, अब वो गरिमा का अधिकार और ज्यादा व्यापक बनता है। अधिकार की व्यापकता कैसे व्यापक बना? नरेंद्रजीत सिंह के केस में तो स्पष्ट कर दिया गया कि जो गरिमा का अधिकार है या अनुच्छेद 21 ने अवशिष्ट स्वतंत्रता का दायरा प्राप्त कर लिया है।
आगे चल करके वर्ष 2003 में स्टेट ऑफ बिहार राज्य वर्सेस एल के आडवाणी का केस आया। एल के आडवाणी का केस, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रतिष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। मतलब यहां पर व्यक्ति को प्रतिष्ठा का अधिकार प्राप्त, और वो भी किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। गरिमा का दायरा और बड़ा हो गया। और आगे चलें, बहुत सारे मुकदमे आए। वर्ष 2016 की बात आप कर लीजिए, सारे केसेस की चर्चा कर पाना संभव नहीं है। देविका विश्वास बनाम भारत संघ का केस, देविका विश्वास, और सुप्रीम कोर्ट ने देविका विश्वास के केस में 1975 से 77 का बदला ले लिया और कहा कि नसबंदी मानवीय गरिमा से विषय से जुड़ा हुआ विषय है और अनुच्छेद 21 से संरक्षित है। मतलब असुरक्षित नसबंदी शिविरों में नसबंदी करवाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी तरीके से और आगे आप चलें तो सुनवाई का अधिकार, लंबा समय बीत जाता है न्यायालयों में सुनवाई करते करते, तो बहुत सारे मामले शीघ्र विचारण के संबंध में भी शामिल किए गए। शीघ्र विचारण, जैसे अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो वर्ष 2020 में अर्णव गोस्वामी का केस आया और 2024 में दिल्ली आबकारी नीति का मामला आया, जिन्होंने शीघ्र विचारण पर काम करना शुरू किया। राइट टू पर्सनैलिटी के बारे में भी विचार किया गया, व्यक्तित्व का अधिकार, व्यक्तित्व का अधिकार। अब यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन का अधिकार है। मतलब उसके नाम, उसकी आवाज, उसका हस्ताक्षर, उसकी छवि, इसको किसी भी तरीके से धूमिल नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व के अधिकार में व्यक्ति को अपनी पब्लिसिटी करने का अधिकार और अपनी गोपनीयता रखने का अधिकार दोनों शामिल कर दिए गए, और तमाम तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से निर्णय दिए। कुल मिलाकर के अब इन सभी मामलों में व्यक्ति के गरिमा के अधिकार का दायरा बढ़ता चला गया। गरिमा के अधिकार के दायरे को और ज्यादा बढ़ाने की भूमिका निभाई डिजिटलाइजेशन ने। मतलब ये जो गरिमा का अधिकार है, का अधिकार, ये वर्ष 2019 के बाद से डिजिटलाइजेशन ने इसको और ज्यादा व्यापक बनाया। इसके साथ डिजिटल सशक्तिकरण को शामिल कर दिया गया। डिजिटल सशक्तिकरण, और देखिए इनके आधार पर बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए जो डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से गरिमा के अधिकार को बढ़ाते हैं। जैसे एक केस आया फाहिमा शिरीन का, फाहिमा शिरीन। इस केस में, ये 2019 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने, ये केरल हाई कोर्ट का केस है, फाहिमा शिरीन का केस, ये केरल हाई कोर्ट का और 2019 का केस है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, वो केरल हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक अधिकार है व्यक्ति का। मतलब छात्रावासों में, हॉस्टल्स में इंटरनेट की उपयोगिता होनी चाहिए, वाईफाई का कनेक्शन वहां पर होना चाहिए सभी बच्चों को, और यह उनका अधिकार है। तो यूज ऑफ इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट। इंटरनेट का उपयोग ये आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्टेड। और आगे चलें तो अनुराधा भसीन का केस आया एक,
अनुराधा भसीन। अनुराधा भसीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इंटरनेट के संसाधनों का प्रयोग करना एक अधिकार है। 19(1)(6) मतलब जी, 19(1) क्लॉज जी, इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यापार करने का अधिकार, अपना वाणिज्य करने का अधिकार भी है। तो अनुराधा भसीन के केस में, जो कि 2020 में आया, यहां पर आर्टिकल 19(1)(a) प्लस आर्टिकल 19(1)(g) प्लस आर्टिकल 21, इन सब के तहत यूज ऑफ इंटरनेट को शामिल कर लिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर आप इंटरनेट पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो वो प्रतिबंध युक्ति संगत होना चाहिए और आनुपातिक होना चाहिए। जैसे कि शटडाउन होता है कई जगहों पर, तो ऐसा नहीं कि मनमाना शटडाउन किया जाना चाहिए। थोड़ा और आगे चलें तो इसी के आधार पर अभी वर्ष 2025 में, मई 2025 में अमर जैन वर्सेस भारत संघ का केस आया। अमर जैन बनाम भारत संघ का, ये 2025 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई गवर्नेंस, कल्याणकारी प्रणालियों और समावेशी स्थिति को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करना व्यक्तियों का अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है। मतलब ई गवर्नेंस के उपभोग करना, वेलफेयर स्कीम्स को जानना, यह सब व्यक्ति का अधिकार बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि गरिमा के अधिकार में अगर डिजिटल सशक्तिकरण को शामिल कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में डिजिटलाइजेशन को फंडामेंटल राइट के तहत शामिल कर लिया। लेकिन जिस तरीके से इस डिजिटल गरिमा के अधिकार को डिजिटल सशक्तिकरण ने व्यापक बनाया है, वैसे ही इस गरिमा के अधिकार को डिजिटल सशक्तिकरण ने कमजोर भी किया है, माइनस किया है, बहुत ही एक तरीके से समस्याओं को पैदा कर दिया है। और आज आप देखते होंगे कि इसी डिजिटलाइजेशन का कारण है कि व्यक्ति के गरिमा के अधिकार में निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि ऑनलाइन ट्रोलिंग की स्थिति बन रही है। ऑनलाइन ट्रोलिंग में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है। तो चारों तरफ से घेर लिया है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर अपमानजनक, उकसाने वाली, धमकीपूर्ण, भड़काऊ टिप्पणियां आजकल की जा रही हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानियां होती हैं, तमाम तरीके के विवाद खड़े होते हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, ये सारी चीजें चल रही हैं। इसी तरीके से आप देखो, एल्गोरिथम डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एल्गोरिथम डिस्क्रिमिनेशन में एआई या एल्गोरिथम के आधार पर कुछ व्यक्तियों और समूहों के साथ अनुचित, असमान, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिसे पक्षपाती डेटा, मतलब एक हिस्टोरिकल बाइस डेटा होते हैं, डिजाइन में पूर्वाग्रह होता है, पारदर्शिता की कमी होती है, ये सब चीजें यहां पर होती है। इसी तरीके से साइबर बुलिंग एक बड़ी समस्या है। साइबर बुलिंग बहुत प्रभावी होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग, इनके माध्यम से बार बार डराने का काम किया जाता है, बार बार धमकियां आती हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, अपमानजनक संदेश पहुंचाए जाते हैं। ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। डिजिटल अरेस्ट एक और बड़ी भयावह स्थिति है। डिजिटल अरेस्ट, ये आप देखिए कि किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल के माध्यम से घेर करके और उसे समस्या पैदा कर दी जाती है।
इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट के बाद आप देखें तो डिजिटल बहिष्करण, एक्सक्यूशन, बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटलाइजेशन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, गरीब हैं, डिजिटल डिवाइस उनके पास नहीं है, तो उनका वो उपभोग नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आपने देखा कि अमर जैन के केस में कहा है कि वेलफेयर स्कीम्स का लाभ लेने का अधिकार, लेकिन जब उनके पास मोबाइल फोन ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो कैसे इसको लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो एक प्रकार से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। तो डिजिटल एक्सक्लूशंस भी एक बहुत बड़ी समस्या है। डीप फेक न्यूज, मतलब इसमें एआई का प्रयोग करके डीप लर्निंग की मदद से समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। एक प्रकार से किसी की आवाज निकालना, उसका चेहरा बना लेना। आजकल आप लोग बहुत सोशल मीडिया में ये सब चीजें डीप फेक के बारे में देखते होंगे। इसी तरीके से कनेक्टिविटी की कम न्यूनता होना, आज कनेक्टिविटी नहीं है। तो तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं हैं जिस कारण से डिजिटलाइजेशन ने या डिजिटल सशक्तिकरण ने व्यक्ति के गरिमा के अधिकार को कमजोर भी किया है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी लिख सकते हैं। जबकि डिजिटल सशक्तिकरण ने कुछ मायने में मानवीय गरिमा को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर इसने मानवीय गरिमा को नुकसान भी पहुंचाया है। संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों को शामिल करते हुए समीक्षा की से। तो इस तरीके से आपका एक आंसर और एक अप्रोच कि किस तरीके से गरिमा का अधिकार व्यक्ति ने व्यापक बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति के गरिमा के अधिकार को व्यापक बनाया, डिजिटलाइजेशन ने उसे और ज्यादा उन्नति प्रदान की, व्यापकता प्रदान की। लेकिन उसी डिजिटलाइजेशन के कारण से आज व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट का सामना कर रहा है। शारीरिक रूप से तो वो घूम फिर रहा है, लेकिन वास्तविक में वो मानसिक तौर पर बहुत ही शिकार की स्थिति में बन गया है। थैंक यू वेरी मच।